So good morning everybody. So now we are looking on second unit of research methodology, and this unit have following syllabus or the points need to be discussed. One is the selection of the research problem. Second is literature review. The type of method including the computer database can be applied to review the literature. How can we define the research problem, and how can we formulate the hypothesis for our proposal? How can we define general as well as the specific objects of our research design, specifically observational and interventional, descriptive and analytical, preclinical and clinical, quantitative and qualitative types. Then we look on the sample design. We will get information regarding collection of the data. We will analyze data. Then we will go for the generalized terms as well as the interpretation, evaluation and assessment of hypothesis. Ethical aspects related to the human and the animal experimentation. We will have information regarding animal as well as the institutional ethics committee. What are their functions? What's their role? And procedure to obtain the clearance from these respective committees, including the filling up of consent form and information sheet and publication ethics etc. So एक रिसर्च प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जिन पॉइंट्स की आवश्यकता होगी इस यूनिट के अंदर वो सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे. बिकॉज फर्स्ट थिंग वाज द हाइपोथेसिस कि हम कुछ हाइपोथेसिस कर रहे हैं, हम एक विचार अपने मन में लेके आ रहे हैं रिसर्च कैसे करें, लेकिन सिस्टमेटिक रूप से हम किस तरह से अपने विचारों को परिपक्वता दे सकते हैं रिसर्च शोध कार्य की स्टार्टिंग के लिए, वहाँ पर ये सारे पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं. और एज पर द गुड लेबोरेटरी एज वेल एज गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस जो हैं उसमें से समराइज अप करके इसको लिया हुआ. तो अगर हम एक रिसर्चर की बात करें तो ये जो एक तस्वीर आप देख रहे हैं ये कार्टून आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या एक पर्सन खड़ा हुआ है, दिस इज द रिसर्चर, और उसको ये पता करना है कि मैं किस रास्ते पर जाऊं. तो हर एक रास्ता आप देखेंगे, रिव्यू 3 माइल्स, ओके, प्रोस्पेक्टिव 10 माइल, ओके, केस रिपोर्ट 3 माइल, तो हर एक अलग अलग डायरेक्शन शो कर रहा है. तो उसमें फिर पर्सन पजल हो जाता है कि कैसे इसको सिस्टमैटिक लेके चलें कि स्टेप बाय स्टेप आई विल रीच टू द एंड पॉइंट. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में दो जो पॉइंट्स हैं उसमें दो कंसेप्ट्स दिए गए हैं, दो क्राइटेरिया दिए गए हैं. फर्स्ट इज द फाइनर एंड सेकंड इज द पिकोट. फाइनर एक जनरल टर्म्स है जिसको 2007 में हले, here this is the name, is the
the publications from where you can get much more information regarding the final. तो ये एक क्राइटेरिया है, और अगर हम इस क्राइटेरिया को रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने में यूज करते हैं तो हम हमारा जो चांस है कि हम एक अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट करें, एक अच्छा सक्सेसफुल रिसर्च करें, तो उसके अंदर उस अच्छी रिसर्च को विकसित करने में ये फाइनल जो आपका क्राइटेरिया है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। ओके, सो नंबर 1 इफ यू लुक दैट कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी फिजिबल, मीन्स ऐसा शोध जो संभव हो सके। अगर हम ये कहें कि हम शोध करना चाहते हैं ऐसी वनस्पति के ऊपर जो चांद पर उगाई जाती है, तो ठीक है, अच्छा कंसेप्ट है, लेकिन क्या हम उसको इस समय करने में फिजिबल है? क्या वो संभव है कि हम वहां से कोई वनस्पति तोड़ कर ले आए? और एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे नहीं पता कि वहां पर वनस्पति उगती हुई है या नहीं है चांद पर, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर तो सेम अभी इस समय प्रश्न आ रहा था कोरोना काल के अंदर ब्लैक फंगस का, तो कई कोलीग्स की ओर से ऐसे सजेशन भी आए जिसमें उन्होंने कहा कि हम ब्लैक फंगस के ऊपर शोध प्रारंभ करेंगे। इट्स गुड, रियली गुड, आई अप्रिशिएट इट। लेकिन मैंने कहा कि अगर हम प्री क्लिनिकल काम आप सोच रहे हैं तो क्या मेरे पास ये जो ब्लैक फंगस है इसका क्लिनिकल आइसोलेट अवेलेबल है? क्या मेरी लैब में वो क्लिनिकल आइसोलेट को ग्रो करने की फैसिलिटी है? क्या मेरी लैब बायोसेफ्टी लेवल 3 के अकॉर्डिंग है, जिसमें इस तरह के जो ह्यूमंस के लिए संक्रामक हैं या ह्यूमन के लिए लोगों के लिए जो संक्रमित फंगस हैं या संक्रमित माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विकसित कर सकता हूं। तो अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं उसको नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम का जब सिलेक्शन करें तो इस रूप में भी देखें कि क्या वो रिसर्च प्रॉब्लम है जो है, क्या हम उसको दूर करने में संभव है। तो इसके लिए जैसे हमारे पास उसके लिए उपलब्ध समय, कुछ ऐसी रिसर्च होती हैं, शोध कार्य होते हैं जिसके लिए लंबा समय की आवश्यकता होती है, जिसके लिए स्पेसिफिक स्टाफ की आवश्यकता होती है, जिसके लिए फंडिंग मीन्स काफी अमाउंट में धन की भी आवश्यकता होती है। एडुकेट सैंपल साइज के हमारे पास अवेलेबल है, मैनेजेबल स्कोप है क्या, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। उसके ऊपर जो आप रिसर्च पॉइंट सोचते हो, जो रिसर्च प्रॉब्लम सोचते हो, जो सिलेक्ट करने की सोचते हो रिसर्च प्रॉब्लम को, उसमें इस पॉइंट को बहुत जोर दिया जाता है कि क्या जो हम सोच रहे हैं वो इन पैरामीटर्स के भाई, इन टर्म ऑफ टाइम, इन टर्म ऑफ स्टाफ, इन टर्म ऑफ फंडिंग, इन टर्म ऑफ यूज ऑफ एप्रोप्रिएट स्टडी डिजाइन, इन टर्म ऑफ adequate sample size, in term of trained research staff, is it feasible? तो ये स्वयं में अपने आप में परखने का पैरामीटर है। ओके, सेकंड वी आर टॉकिंग विद द इंटरेस्टिंग आई एक्रोनिम फॉर द इंटरेस्टिंग। आप जो कुछ भी रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रहे हो, क्या वो दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है क्या? क्योंकि अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होगी तो दूसरा भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो ये क्या करता है, ये मोटिवेट करता है। अगर मैं गाइड हूं और मैं अपने स्टूडेंट के माध्यम से कुछ शोध कार्य करवाना चाह रहा हूं, उसका तो सिलेक्शन के समय ध्यान रखना पड़ेगा क्या वो इंटरेस्टेड है, क्योंकि जिससे मैं इस कार्य को कराऊंगा उसका भी इंटरेस्ट इसके अंदर जगना चाहिए। क्योंकि अगर रिसर्चर या उसके अंदर काम करने वाले कोलीग्स या उनके स्टूडेंट्स का जो रिसर्च जो प्रपोजल्स है, जो रिसर्च, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो फिर कार्य सक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो अगर किसी शोध कार्य में आपको सक्सेसनेस लेनी है तो वो शोध कार्य इंटरेस्टिंग जरूर होना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो व्यक्ति रात को 10 बजे तक भी कार्य कर सकता है। अगर इंटरेस्ट नहीं हुआ तो 9 बजे आके शाम को 5 बजे काम पूरा करके व्यक्ति जाता है। लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट होता है
तो वो दिन और रात में कुछ नहीं सोचता, उसे केवल काम दिखाई देता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते समय ये जो पैरामीटर है इंटरेस्टिंग, दैट इज आल्सो ए अनदर फैक्ट दैट शुड बी थिंक बिफोर सिलेक्टिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। थर्ड वी हैव द नोबल। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाउएवर इट इज इन द मिडिल, FIN in the middle, but it's going to balance two side। कैसे? अगर उसमें नोबल्टी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि सबसे पहली चीज यही है कि शोध कार्य नोबल होना चाहिए। वो आप जो समय लगाएंगे, आपके साथ आपके जो सहयोगी इस शोध कार्य में समय लगाएंगे, अगर उसमें नोवेल्टी चाहिए, दैट शुड बी गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन योर आयुर्वेदा और आयुष सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम में वो कंट्रीब्यूटेबल होना चाहिए, कंट्रीब्यूट का सहयोग देने वाला होना चाहिए। तो वो कब सहयोग देगा? जब वो नया होगा, आप कुछ नया फाइंड आउट करोगे, आप कुछ नया सोचोगे। ऐसा नहीं है कि एक ऑयल है और वो टॉपिकल एप्लीकेशन में यूज हो रहा है किसी भी फंगस के अगेंस्ट, किसी भी स्किन डिसीज के अगेंस्ट, अब फिर दोबारा उसके ऊपर शोध कर रहे हो। हाँ जी, मैं देखना है, पहले ने काम किया था, उसने कहा कि ये मैन के ऊपर है, तो मैं कहा मैं वुमन के ऊपर चेक कर लेता हूँ, मैं चिल्ड्रन के ऊपर चेक कर लेता हूँ। नहीं, हम नोबेलिटीज क्या होती है? नोबेलिटी मीन्स यू आर गेटिंग समथिंग न्यू। तो जैसे अगर हमने कहा कि टॉपिकल एप्लीकेशन में आप किसी क्लासिकल फार्मूलेशन को देखना चाहते हैं, तो उस क्लासिकल फार्मूलेशन को आप इस रूप में भी चेक कर सकते हैं कि स्किन डिसीज के प्रारंभिक लक्षण, प्रारंभिक समय काल में, मध्यम समय काल में, या फिर अंत समय काल में, मीन्स जिस समय वो बीमारी पूरी तरह से फैल गई है, अभी प्रारंभिक स्तर पर है या अभी मीडियम स्टेज में है, तो उसमें क्या उपयोग है और कितने दिन तक लगाने पर वो अपना प्रभाव छोड़ती है। तो वो हियर इफ nobody has counted that things in their research that you have got in literature, कि लिटरेचर में किसी ने इन पॉइंट्स पे काम नहीं किया और आप इस इन पॉइंट्स के ऊपर भी कार्य करना चाह रहे हो स्किन डिसीज में, then can be called as the novel। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहले ही शोध हो चुका है और आप उसी शोध को थोड़ा थोड़ा बढ़ा के अपना काम पूरा करना चाहो। It will not be called as the novel। So confirm, extend previous finding, providing new finding, thorough research, you can find information with the support of your mentor as well as experts that it can be novel or not। आपको अपने मेंटर और एक्सपर्ट जो आपके सुपरवाइजर हैं उनके साथ डिस्कस करके, पहली जो उस सब्जेक्ट के ऊपर शोध हो चुका है उसको देखकर, लिटरेचर सर्च करके, प्रीवियस विषय को एक्सपेंड करके भी आप नोवेलिटी को प्राप्त कर सकते हो इन टर्म ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, सर्चिंग दैट ओके my research problem that I'm going to choose is can be novel or not। It can be done by applying, by using such parameters like literature search, extended previous finding, extension of the previous finding, and by discussion with, by getting guidance from the mentor as well as from the expert। Next point is the ethical। ethical means नैतिक जिम्मेदारी। अब हमारे पास दो ही तरह के शोध कार्य है जो मैं पहले आपको बता चुका था, प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल। दोनों का एक अलग अलग पार्ट्स भी है, वो हमारे सिलेबस में है, उसको हम डिटेल वहां पर स्टडी करेंगे। तो अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के सिलेक्शन में एथिकल पॉइंट भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि अगर वो हम अपना शोध कार्य एनिमल्स पे कर रहे हैं तो हमें एनिमल्स जो गाइडलाइंस है, एथिकल गाइडलाइंस है, एथिक्स गाइडलाइंस है, उन सब की ओर ध्यान देना होगा। अगर हम ह्यूमन पर क्लिनिकल रिसर्च कर रहे हैं तो हमें
वुमेन्स की जो इंस्टीट्यूशनल एथिक कमेटी है, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड है, उसके आधार पर आगे देखना होगा कि क्या जो इथिकल पॉइंट्स है, जो नैतिक मूल्य हैं, क्या मेरी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, जो मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, जो मैं शोध कार्य के लिए सिलेक्शन करने जा रहा हूँ रिसर्च पॉइंट्स का, रिसर्च प्रॉब्लम का, क्या वो इथिकल पॉइंट के ऊपर भी फिट है। नैतिकता के जो दो पैमाने, इंस्टीट्यूशनल ethics और फॉर द क्लिनिकल रिसर्च एंड द एनिमल एथिक्स फॉर द प्री क्लिनिकल रिसर्च, उसमें जो उन्होंने एक गाइडलाइंस दे रखी है, क्या मेरी रिसर्च प्रॉब्लम उसके अनुरूप ठीक है। सो एंड लास्ट पॉइंट इज द रिलेवेंट, प्रासंगिकता। उसकी प्रासंगिकता क्या है, उसकी साइंटिफिक वैल्यू क्या है, वो क्लिनिकल और हेल्थ पॉलिसी में कहीं पर कंट्रीब्यूट कर सकती है क्या, क्या वो उसी क्षेत्र में भविष्य में नए शोध के पॉइंट खोज सकती है क्या। अब देखिए एक एक क्लिनिकल हम पॉइंट की डिस्कस करें। रिलेवेंट मीन्स प्रासंगिक, जो साइंटिफिक नॉलेज है उस फील्ड के अंदर। सपोज हम पंचकर्मा के अंदर शोध कार्य करने की बात करें तो उन्होंने बस्ती कहा कि बस्ती लगानी है, तो क्या मैं जो पॉइंट खोज रहा हूँ, क्या वो उसके लिए जिस सब्जेक्ट में मेरा स्पेशलाइजेशन है, क्या वो उस साइंटिफिक नॉलेज के अकॉर्डिंग प्रासंगिक है। क्या जो क्लिनिकल और हेल्थ पॉलिसी है, क्या उसके अंदर उसमें वो प्रासंगिक है। क्या फर्दर शोध करने में वो प्रासंगिक है। क्या वो आयुर्वेद की क्लिनिकल प्रैक्टिस हो या फिर आयुष सिस्टम की क्लिनिकल प्रैक्टिस हो, तो क्या उसको वो प्रभावित करता है क्या। क्या वो जो शोध कार्य इसको बढ़ाता है और हेल्थ जो पॉलिसी है उसको फर्निश करता है क्या। तो बहुत सारे पॉइंट है कि उसकी प्रासंगिकता की भी जांच आवश्यक है जब आप कोई रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि दिस फाइनल जो क्राइटेरिया है, इट इज एबल टू इंक्रीज द चांस ऑफ द डेवलपिंग सक्सेसफुल रिसर्च प्रोजेक्ट। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डेवलप्ड बाय द हाले इन 2007। तो दुनिया के अंदर जब कोई क्लिनिकल हो, प्री क्लिनिकल हो, शोध कार्य प्रारंभिक स्थिति में आता है, एक हम जिसे कहते हैं हाइपोथेसिस माइंड के अंदर आता है, तो उस समय अगर वो रिसर्च प्रॉब्लम है, इस 5 जो पॉइंट्स हैं उस पर अगर उसको सेल्फ जज किया जाएगा और जो आंसर ये 5 पॉइंट्स कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, अगर उस पर आधारित रहेगा तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम उसी को ही थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। पहला क्राइटेरिया जैसे हमारा था फिजिबिलिटीज, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आप एसेस कर सकते हैं। फर्स्ट जैसे फिजिबिलिटी मीन्स संभव, तो क्या आर दिस आर इनफ सब्जेक्ट, क्या जो हम कर रहे हैं क्या यहाँ पर उसके लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री सब्जेक्ट उपलब्ध है। सेकंड, इज देयर इनफ टेक्निकल एक्सपर्टाइज, क्या पर्याप्त मात्रा में टेक्निकल जो सपोर्ट है वो अवेलेबल है। इज द प्रपोज्ड टाइम फ्रेम एप्रोप्रिएट, क्या जो हमने समय सोचा है कि हम 3 महीने में, 5 महीने में, 7 महीने में इस स्टडी को पूरा कर लेंगे, तो क्या वो पर्याप्त है। इज देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी एंड द इक्विपमेंट, क्या आप जो शोध कार्य करने जा रहे हैं उस शोध कार्य के अंदर जो फैसिलिटी की आवश्यकता है, कि मान लीजिए सपोज आप प्री क्लिनिकल कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक सेल लाइन चाहिए, जिस भी विषय में कर रहे हैं आपके पास एलाइजा आदि इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, तो क्या वो आपके पास उपलब्ध है। क्या आपके पास उस चीज के लिए पर्याप्त मात्रा में टीम मेंबर उपलब्ध है। क्या आपको पर्याप्त मात्रा में फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। तो these are the main question, and this says that what should be the strategies to meet that criteria. First, this says that perform the preliminary calculation of the sample size, जो preliminary आप sample size का calculation करें, जो subject है उसको availability के ऊपर आप उसको estimate करें, और उसके साथ साथ जो follow up है उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है उसको भी estimate करें। आप एक पायलट स्टडी भी कर सकते हैं, आप इंक्लूजन क्राइटेरिया को एक्सपेंड कर सकते हैं, और जो अननेसेसरी
जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है उसको बाहर निकाल सकते हैं। आप टाइम फ्रेम को बड़ा कर सकते हैं। ओके, आप मल्टी सेंटर स्टडी को कंसीडर कर सकते हैं। आप ऐसे शोध कार्य को देख सकते हैं जिसमें कम लागत लग रही हो, कम कॉस्ट आ रही हो। ओके, हम एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग भी डेवलप कर सकते हैं, और जो एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग को अगर आप डेवलप करेंगे और उसके अलावा आप कॉस्ट अगर घटाना चाहते हैं तो यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ द सेकेंडरी क्वेश्चन। आप जो सेकेंडरी क्वेश्चन आते हैं उससे कि उस सेकेंडरी क्वेश्चन को भी आप रिमूव कर सकते हैं। ओके, सेकंड वाज द इंटरेस्टिंग, सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या हो सकता है कि इज द आवर माय रिसर्च क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग टू द साइंटिफिक एज वेल एज नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी। दोनों के अंदर क्या यह उपयोगी है, इसके विषय में ले सकते हैं। ओके, सो इन दैट केस मेक श्योर द क्वेश्चन इंटरेस्ट। ओके, सो यू एज ए रिसर्चर, मेंटर, कोलीग्स, सो आप फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जनरल कम्युनिटी है, तो उन सब को माइंड में रख के आप अपने क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। नोवेलिटीज, अगर आपने नोवेलिटीज जाननी है तो उसके में सब विषय में आपको सबसे पहले यह पता करना होगा कि अब तक के इस पॉइंट्स पर, इस शोध के विषय के ऊपर अब तक क्या हुआ है, क्या आपका प्रश्न इनोवेशन लेकर आ रहा है जो रिसर्च प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लिटरेचर रिव्यू को थोरोली स्टडी करना होगा, पूरी गंभीरता से स्टडी करना होगा। इस विषय के जो एक्सपर्ट हैं उन एक्सपर्ट के साथ, जो इस विषय में लगातार काम कर रहे हैं उनके साथ आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। आपको जो करंट क्लिनिकल ट्रायल्स है उनके जो डाटाबेस सिस्टम है उन सब को आपको सर्च करना पड़ेगा। तब आपको ये पता चलेगा कि आपने जो विषय चूज किया है वो नोवेल है या नहीं। इथिकल, अब जो रिसर्च कमेटी ने इथिकल स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, तो क्या हमारा प्रोजेक्ट, जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, क्या वो उससे पॉइंट्स में मैच कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू रिव्यू एंड चेक द रिक्वायर्ड रिसर्च एथिक गाइडलाइंस। जो गाइडलाइंस दी गई है रिक्वायर्ड, उसको चेक करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। यू नीड टू गेट द रिसर्च एथिक अप्रूवल prior to initiation. We can consult to IRB representative in case of doubt. इस केस के अंदर जो आपने आपको इंस्टीट्यूशनल रिसर्च बॉडी है, तो उनसे भी हम इस विषय में उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ कंसल्ट कर सकते हैं अगर हमें कहीं पर भी डाउट नजर आता है। लास्ट इज द रिलेवेंट। सो द क्वेश्चन इज दैट does our research problem further the medical science, फ्लोरिश कर रही है या नहीं कर रही है। उस विषय के अंदर वी नीड टू गेट द गाइडेंस फ्रॉम आवर मेंटर, जिसने आपको इस प्रॉब्लम के लिए मेंटर बन के आपका उस विषय का उद्भिद जन्मदाता जिसे कहते हैं, तो आपको अपने प्रोजेक्ट को उन्हें एक्सपर्ट के साथ डील करना पड़ेगा, टॉक करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, अपने मेंटर से गाइडेंस लेना पड़ेगा, और जो करंट लिटरेचर है उसके साथ अपडेट रहना पड़ेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, करंट डाटा। आमतौर पर क्या होता है कि हम 2 साल पुराना, 5 साल पुराना, 6 साल पुराना जो लिटरेचर रिव्यू है, जो स्टडी है, जो प्रासंगिक पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर तो हम देख लेते हैं, लेकिन करंट जो साल के अंदर क्या हो रहा है उसके विषय में जानकारी हमें नहीं होगा। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली एज वेल एज थ्रू योर सपोर्ट। ये इस वक्त रहता है, सपोज आपने अपना शोध प्रारंभ किया, आपको लिटरेचर में कुछ नहीं मिला कि भाई इसके ऊपर जो मैं शोध करना चाह रहा हूँ वो शोध कार्य के विषय में कोई भी डाटा नहीं मिला, लेकिन आपने अपना टॉपिक भी एनरोल कर लिया और उसके पश्चात 7 महीने बाद, आपको 8 महीने बाद पता चलता है कि किसी ने पब्लिश कर दिया, तो मतलब उसका कंसिडरेशन में था और वो पब्लिश हो गया। दैट्स द इशू। लेकिन बहुत से केसेस में ऐसा नहीं रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत संभावनाएं इस विषय में भी रह जाती है। सो फर्दर वी कैन लुक ऑन द selection of the research problem on the basis of 6 criteria.
एक अनदर पैरामीटर से सिमिलर है, वर्डिंग अलग अलग है, लेकिन अर्थ एक ही कि इंटरेस्ट होना चाहिए, अर्जेंसी होनी चाहिए, यूजफुलनेस होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए और प्रैक्टिकल लिमिटेशन होनी चाहिए। मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, वो 5 पॉइंट थे, 6 पॉइंट में आ गया। अब सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम का सोर्स क्या क्या हो सकता है, कहाँ से हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम का सोर्स ढूंढ सकते हैं कि भाई आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि मेरे को किस विषय में रिसर्च करनी चाहिए। तो उसके विषय में हमारे पास जो एरिया है कि यहाँ से हमें फीडबैक मिल सकता है कि कौन सा विषय हम चूज करें। नंबर 1, रीडिंग। आपको रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़ना पड़ेगा। इन रिसर्च रिपोर्ट्स के माध्यम से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा क्षेत्र इस स्पेसिफिक एरिया में हेल्थ साइंस या आयुर्वेदिक हेल्थ साइंस या आयुष हेल्थ साइंस सिस्टम के अंदर इन क्षेत्रों के अंदर अभी तक रिसर्च बहुत कम हुई है या हुई ही नहीं है या बहुत ज़्यादा हुई है। तो रीडिंग के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा, रिसर्च रिपोर्ट्स की स्टडी के द्वारा आप इस विषय में जानकारी ले सकते हैं। सेकेंड इज द एकेडमिक एक्सपीरियंस। एकेडमिक अनुभव के आधार अनुभव भी आपको प्रॉब्लम के सोर्स को जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। जो टीचर क्लासरूम में लेक्चर लेता है, ये क्लास में डिस्कशन होता है, सेमिनार में डिस्कशन होता है, और मैं तो इसे कहूँगा मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन आई अटेंडेड, मैंने जो सेमिनार्स अटेंड किए, मैंने जो सिंपोजियम अटेंड किए, चाहे और वो भी इंटरनेशनल लेवल्स के, नेशनल लेवल के, तो उसमें मेरी जानकारी में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। मुझे अलग अलग तरह के शोध कार्य के विषय में जानकारी प्राप्त हुई और मैं उनको इंटर रिलेट कर सका, को रिलेट कर सका आपस में, और नया शोध के विषय में रिसर्च प्रॉब्लम को जनरेट कर सका। तो मैंने अपने साथ इस प्रयोग को अपनाया था और इसका मुझे बहुत लाभ भी मिला था। सो आई कैन प्राउडली से कि मेरे पास इस समय बहुत से रिसर्च प्रॉब्लम्स मेरे माइंड में हैं। तो वो सब जहाँ मैं गया, लेक्चर्स में गया, डिस्कशन में गया, सेमिनार्स में गया, तो वहाँ पर मैं बड़ी बारीकी से अलग अलग जो विशेषज्ञ उनको काम को सुनता, देखता, तब तो उसके आधार पर कई नए आइडियाज मेरे माइंड के अंदर जनरेट होते थे। तो इट्स अ गुड वन, यू कैन गेट सपोर्ट फ्रॉम द एकेडमिक एक्सपीरियंस। सो नेक्स्ट इज द डेली एक्सपीरियंस। आपका प्रतिदिन का अनुभव भी आपको रिसर्च प्रॉब्लम के सिलेक्शन में सपोर्ट कर सकता है। अब जैसे अब डेली एक्सपीरियंस, जैसे स्टोरी ऑफ न्यूटन एग्जांपल है कि भाई न्यूटन की थी ना वो कि भाई सेब गिरा, तो सर जानते थे कि पेड़ से फल गिरता है, तो सेब ही क्यों गिरा, वो हवा में क्यों नहीं लटका। तो उसने प्रतिदिन के अनुभव, तो हमारा जब हम मेडिकल लाइन के अंदर हैं, हम ओपीडीज करते हैं और पेशेंट्स के साथ रहते हैं, तो आपको प्रतिदिन का अनुभव भी कुछ रिसर्च प्रॉब्लम को इंडिकेट कर देता है। आपको उसको लिखनी चाहिए क्योंकि दैट्स विल आल्सो कॉल्ड एज द नोवेल्टीज। सपोज आप किसी बीमारी के लिए आप बिना से डॉक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, 4 दिन बाद पेशेंट आपको आके कहता है कि डॉक्टर साहब आपने जो मुझे दवाई दी थी इसने मुझे कोई लाभ नहीं किया। तो आपने कहा चलो आप 5 दिन तक के और ले लीजिए, तो हमें पता लग जाएगा कि 9 से 10 दिन के में इसने कितना लाभ किया। 10 दिन बाद फिर वो मरीज आपके पास आता है और कहता है कि डॉक्टर साहब अभी भी मुझे आराम नहीं मिला, तो आप तुरंत दवाई बदल देते हैं। तो दूसरी दवाई से उसको 3 दिन के अंदर ही आराम मिल गया, 4 दिन में ही आराम मिल गया। तो your mind should be able to compare why, if it is from the same prakriti person and this medication was suggested or mentioned to give in that disease with that prakriti person. Okay, तो लेकिन उसने नहीं किया, तो क्यों नहीं किया? We need to check it. हो सकता है कि जिस स्पेसिफिक डिसीज के लिए पेशेंट है वो एक 1 2 3 अगर हम
4 स्टेज में उसको डिफाइन कर दें डिसीज को, तो क्या वो प्रारंभिक श्रेणी के अंदर काम करती हो, क्या वो द्वितीय श्रेणी में काम करती हो, क्या वो तृतीय श्रेणी में काम करती हो, क्या वो चौथी श्रेणी में काम करती हो, वी डोंट नो। लेकिन आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन आ गया कि मुझे देखना है कि वास्तव में हुआ क्या, कैसे काम क्यों नहीं किया। या आपने ऐसा अनुभव लिया कि आपने 2 दवाइयां मिलकर दे दी, अकेली दवाई 10 दिन में उस मरीज को लाभ दे रही थी, दोनों को मिला के देने से 3 दिन में लाभ मिल गया। तो आप अपनी उस शोध का दायरा बढ़ा लेते हो। पहले आप एक मरीज के साथ इस चीज को चेक कर आपने अनुभव लिया, तो आपने कहा इस प्रॉब्लम को मैं 100 मरीजों पर चेक करके कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ताकि ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर के तहत दी जा सके। इसके लिए मैं प्रमाण जो है एविडेंस है उसको विकसित कर सकूं। तो देखिए, वो जो प्रतिदिन का अनुभव है, ये अनुभव भी बहुत ज्यादा सहायक हो जाता है रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्शन के लिए व्हेन यू आर इन द प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट इज द एक्सपोजर टू द फील्ड सिचुएशन। आप फील्ड सिचुएशन में अपने आप को एक्सपोज करके भी इस विषय में जानकारी ले सकते हैं। अब एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मैं और मेरी पत्नी कोविड पॉजिटिव हुए और ट्रीटमेंट के बाद हम लोग अपने आप को ठीक फील करने लगे। थोड़ी शारीरिक कमजोरी थी, लेकिन उसके बावजूद भी एवरीथिंग इज रनिंग इन ए स्मूथ वे, चल रहा वाज रनिंग इन ए स्मूथ वे। तो एक बार मिसेज ने तो बोला कि मेरी आंखों में ना लाली आ रही है और मुझे बहुत सिर में दर्द महसूस दे रहा है। तो 1-2 दिन मैंने इग्नोर किया और तीसरे दिन मिसेज का फोन आया कि मेरी आंखें नहीं खोली जा रही। तो मैं आई बिकेम फियर, थोड़ा सा फियर हुआ, क्योंकि मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो ये ब्लैक फंगस आ रहा है, कहीं ना कहीं मैं इसकी चपेट में तो नहीं आ गई मेरी वाइफ। तो एनी हाउ मैं मेडिकल स्टोर पे गया और चूंकि और कोई साधन नहीं था, शाम का समय हो गया था, तो मैंने कहा वैसे इस तरह से हो रही है। तो उसने पहले प्रश्न कहा, कह रहे आंखें लाल हो रही है। मैंने कहा, कहते सिर दर्द हो रहा है। मैंने कहा, तो कह लगे, तो वो जो मेडिकल स्टोर वाला पर्सन था उसने कहा जी मेरे पास 30 से 40 लोग आ चुके हैं और वो 30 से 40 लोग मुझे सेम प्रॉब्लम बता रहे थे और उन्होंने कहा कि ये दिक्कत है। तो मैंने कहा आपने क्या सजेस्ट किया? उसने कहा मैंने ये एक सिंगल आई ड्रॉप सजेस्ट कर दिया और जो 2-3 बारी दोबारा लोग आए तो उनसे फॉलोअप लेने पे पता चला कि वो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा भैया यही दे दे। तो एक उदाहरण है, मतलब आप संबंधित क्षेत्र के अंदर एक्सपोजर कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, तो आपको कोई नई चीजों के बारे में भी पता चलता है। आप उसके अंदर अपने उन पॉइंट्स को खोज सकते हैं कि क्या इज इट ए रिसर्च प्रॉब्लम टू सिलेक्ट टू डू फर्दर रिसर्च। इट इज द थिंग। ओके, नेक्स्ट इज द कंसल्टेशन। कंसल्ट or discuss with the expert, researcher, administrator as well as the another executives. You can get information regarding the research problem. Brainstorming, जब आप किसी बहुत सुपर सीनियर प्रोफेसर या उसके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जुड़ते हैं, तो उनके बातचीत करते करते आपको बस कहीं ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडिया आते हैं उनके साथ बैठने के लिए। ओह, आपको पता लगता है यार इस एंगल से तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो तो उनके लिए तो नॉर्मल है, क्योंकि वो दे हैव द वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, तो उनके लिए तो सामान्य है। लेकिन आप जो फ्रेशली माइंड से उसे सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका माइंड ओपन होना चाहिए। तो देन यू गेट सम नाइस आइडिया। ओके यार, सर ऐसा कह रहे थे, इसको अगर ऐसा कर दें तो क्या लाभकारी होगा। सो नाउ यू हैव रीच्ड इन द सिलेक्शन ऑफ न्यू रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट इज द रिसर्च।
ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब आप किसी विषय में रिसर्च करते हो, वो भी फर्दर रिसर्च का पॉइंट देता है। कैसे? आपने एक बीमारी में शोध कार्य करना प्रारंभ किया, आपने पैथोलॉजिकली डाटा विकसित किया मॉनिटरिंग के लिए, विकसित नहीं किया, पैथोलॉजी डाटाबेस को लिया मॉनिटरिंग के लिए मरीज की बीमारी से संबंधित कि मेरी मेडिकेशन वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो कितनी देर तक करी। आपको लगता है कि मैं तो ये ए पैरामीटर देख रहा था, लेकिन ये तो बी पैरामीटर जो इस मरीज का बढ़ा हुआ था, ये भी इसे घटा रही है। तो आपको एक नया पॉइंट मिल जाता है कि इस बी मरीज ने मुझे कहीं एक डिसीज बताई थी, कहीं ये इस दूसरी बीमारी से सफ़र तो नहीं कर रहा था। तो कर रहा था तो मेरी ये जो दवाई जो मैं इस बीमारी के लिए दे रहा हूँ, ये दूसरी बीमारी के लिए भी और उपयोगी सिद्ध हो सकती है क्या? तो आपने उस रिसर्च से एक दूसरे रिसर्च पॉइंट खोज दिया। ओके, नेक्स्ट इज द इंट्यूशन। कभी कभार आपकी अपनी इंट्यूशन भी नए आइडिया को जनरेट करती है, और जब ये आपकी इंट्यूशन नए आइडिया को जनरेट करती है तो इट कैन बी ए नोवेल्टीज। तो रिसर्च प्रॉब्लम के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं फाइंड आउट करने के। इसमें ये पॉइंट्स हैं जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज स्टेप टू आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें? दिस इज दैट आप फील्ड का सिलेक्शन करें जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको उस विषय में मास्टरी भी होनी चाहिए, आपका स्पेशलाइजेशन भी होना चाहिए, तभी आप अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम को जनरेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं पैथोलॉजी का हूँ विशेषज्ञ, और मैं जाके शोध कार्य कर रहा हूँ वैदिक लिटरेचर में, हो सकता है मैं उसे करूँ, अच्छा भी करूँ, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी उसमें विशेषज्ञता नहीं है। और चूंकि ये जो सारे शोध कार्य होते हैं एक लिमिटेड समय के अंदर पूरे करने होते हैं, उनका एक टाइम फ्रेम होता है, तो उस टाइम फ्रेम में मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी होगी, मुझे और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो भी शायद मैं उतना परिपक्व ना पाऊँ जितना वो पर्सन होगा जिसका वैदिक लिटरेचर में स्पेशलाइजेशन है। ओके, the person should be the research conducted in the area to know the recent trend study। उसको पहले उससे रिलेटेड फील्ड के अंदर सारा चेक करना पड़ेगा, करंट ट्रेंड देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है, तब वो आइडेंटिफाई करेगा। प्रायोरिटी एरिया क्या होना चाहिए उसके विषय में भी उसको देखना पड़ेगा, और उसको एक एनालॉजी जो है ड्रॉ करनी पड़ेगी, और उसको प्रॉब्लम को ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, और उसको जो प्रॉब्लम है उसका पिन पॉइंट स्पेसिफिक एक्सपेक्ट भी देखना होगा जिसमें वो शोध कार्य करना चाहता है। ओके, सो दिस आर 6 स्टेप। नाउ वी आर, एक मुझे बड़ा अच्छा सा पॉइंट दिखा था कि रिसर्च क्वेश्चन को कैसे जनरेट किया जा सकता है। तो ये एक किसी ने फिगर इमेज बनाई थी, आप ये देखिए, उसने हेल्थ इज इंडिकेटेड। ओके, एक सेब खाओ रोज और बीमारी को दूर भगाओ। डॉक्टर से बचपन से ऐसा सुनते रहते हमारे वो थे ना से। तो उसने हेल्थ को एप्पल शेप में कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ अवॉइड कर सकता हूँ और क्या क्या चीज़ मुझे लेनी चाहिए। ओके, तो आप देखेंगे इफ़ आई एम गोइंग टू लुकिंग ऑन द स्ट्रेस, सपोज भाई अगर हेल्दी रहना है तो स्ट्रेस से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। तो स्ट्रेस से दूर करने के लिए उसने क्या कहा कि स्ट्रेस के काज कौन कौन से, कारण कौन कौन से। स्टूडेंट है तो एग्जामिनेशन, जॉब करने वाला है तो वर्क, और तीसरा कारण दे दिया रिलेशनशिप। 3 ही कारण दिए। उसके बाद उसने क्या कहा कि उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, सेम कॉज एज वेल एज द इफेक्ट। बहुत प्यारा मुझे लगा था ये, इसलिए मैंने सोचा कि उदाहरण के तौर पर सामने रखूं। तो इफेक्ट क्या होगा, रोना चालू करेगा, डायरिया हो जाएगा, इंसोम्निया हो जाएगा और एनेक्सिस हो जाएगा, या तो नींद नहीं आएगी और ये एनेक्सिस में बहुत ज़्यादा तेजी से भावुक भी होना कह सकते हैं, और उसको कहते हैं उत्तेजित भी कह सकते हैं। आप कहते हैं व्हाट विल बी द सॉल्यूशन अगर आपको स्ट्रेस आती है। तो रिलैक्सेशन,
आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं, तो आप इससे रिलैक्स हो सकते हैं। दूसरा, सेट गोन, और तीसरा एक्सरसाइज। ओके, उसके बाद आप क्या क्या चीज अवॉइड करें, आप स्मोकिंग अवॉइड करें, आप अल्कोहल अवॉइड करें, आप कैफीन अवॉइड करें। तो पॉइंट एक है हेल्थ। अब उसके अंदर आपने देखे कि इसने कॉज भी दिए, इफेक्ट भी दिए, इसने ट्री बनाया एक तरह से। उसके बाद इसने कहा कि सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब हम कहें कि क्या ऐसा करने से, क्या मेडिकेशन करने से मेरी स्ट्रेस गायब हो जाएगी? इट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम। कौन सी मेडिकेशन, सॉरी मेडिटेशन, नॉट मेडिकेशन, मेडिटेशन, योगा करने से, कौन सा योगा करने से मेरे को स्ट्रेस में आराम मिल पाएगा? कितनी देर तक के मैं योगा करूंगा तो मैं इस तरह के स्ट्रेस से दूर हो सकता हूँ? मैं एग्जामिनेशन के स्ट्रेस से अपने आप को क्योर कर सकता हूँ या उसके सॉल्यूशन ले सकता हूँ? मैं वर्क में, वर्क जो मैं कर रहा हूँ उसमें जो स्ट्रेस हो रही है, उसके योगा, कौन से योगा का, कितनी देर योगा करने के कारण मैं वर्क लोड या वर्क स्ट्रेस को दूर कर सकता हूँ? ओके, रिलेशनशिप में आए हुए के कारण आए हुए स्ट्रेस को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? तो सॉल्यूशन को हम अलग अलग पॉइंट पे देखेंगे तो हमें रिसर्च क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। सेम वैसे इसने नेक्स्ट में एक्सरसाइज को कहा। एक्सरसाइज, कौन कौन सी एक्सरसाइज करने से मैं हेल्दी रह सकता हूँ? क्या केवल वार्म अप करने से मैं रह सकता हूँ? क्या केवल बाइक चलाने से या ट्रेडमिल पे रहने से? क्या वार्म अप करना बाइक चलाने और ट्रेडमिल से ज़्यादा लाभकारी होगा मेरे स्वास्थ्य के लिए? ठीक है। उसके बाद टोनिंग स्ट्रेंथ, क्या मैं स्मूथ और स्लो हार्ट वो करूं? क्या मैं विदाउट पेन के एक्सरसाइज करूं? जैसे कुछ लोग, कई ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें बिल्कुल भी बॉडी मूवमेंट नहीं होता, स्ट्रेस नहीं होता, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, इस आधार पर। तो आप इस विषय में भी शोध पॉइंट ढूंढ सकते हैं, क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं। फिर उसने कहा हेल्प, हेल्थ के लिए डॉक्टर, हेल्थ के लिए डाइटिशियन और हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन चार्ट या न्यूट्रिशन से संबंधित इंफॉर्मेशन में ले सकता हूं। देन वी आर गोइंग विद द स्लीप। ओके, हम जानते हैं कि 33% और हमारी जिंदगी सोने में गुजरती है। ओके, तो कहते हैं नींद अच्छी बहुत आनी जरूरी है। अगर नींद अच्छी नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा, आप हेल्दी नहीं रह सकते। तो एक डॉक्टर्स तो आप सभी हैं, आप सब जानते हैं कि पर्याप्त मात्रा में अच्छी नींद लेना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। तो कहते हैं कि अगर आपको इंसोम्निया हो जाता है तो क्या करनी चाहिए? मैं आपको ऐसे मैट्रिक्स यूज़ करने चाहिए जिसमें आराम से सो सके, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, आप निश्चित समय पे आपको सोने का टाइम टेबल बनाना चाहिए, आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, तभी आप इंसोम्निया से अपने आप को बचाकर चल सकते हैं। और अगर आप नहीं बचा के चलेंगे तो क्या होगा उसका परिणाम? आप स्ट्रेस में रहेंगे, आप गलतियां करेंगे और आप किसी भी विषय में कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। तो ये स्लीपिंग दे दिया। अब उसके बाद डाइट का क्या रोल है? उनका कहना है कि भैया आपको ब्रेड और कैरेमल आदि चीज़ें कितनी लेनी चाहिए, आपको फ्रूट लेना चाहिए, आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना चाहिए। ओके, आपको वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट लेना चाहिए, आपको वेजिटेबल लेनी चाहिए, आपको ऐसे सोर्स ऑफ वेजिटेबल लेनी चाहिए जो फाइबर भी दे, फैट कम हो, जिसमें विटामिन ज़्यादा हो, तभी आप हेल्दी रह सकते हैं। तो आप एक कंसेप्ट मैप भी बना सकते हैं अपने शोध कार्य के लिए, आपके ऊपर आप किस तरह से लेके चलते हैं। देखिए, आपको प्रयास पहले करना पड़ेगा। आप एक प्रयास करने का स्टार्ट कीजिए, बहुत सारे पॉइंट अपने आप मिलते चले जाते हैं। तो इट्स ए नोबल वे टू ड्रॉ ए कंसेप्ट मैप टू जनरेट द रिसर्च प्रॉब्लम। So it's a very good thing to do. Okay, so flow of research problem statement. Okay, so that's fine. So today I am closing my lecture on this point. On the next lecture I will continue itself. Okay, thank you very much.